हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की परीक्षा को लेकर के रेगुलर हम तैयारी करवा रहे हैं। तो अब आप लोग को दोस्तों इस वीडियो में हम टेक्निकल क्लास करवाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फुल डिटेल्स के साथ ही फ्रेंड बता दूं कि अब जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन अब हम आपको कराएंगे। एक बात और बता दूं फ्रेंड कि अब आप लोग का जो क्लास है वो कभी मिस्टेक नहीं होगा, वो क्लास रेगुलर आप लोग का होगा। हम थोड़ा बिजी थे, साथ ही हम पहले भी बताए थे कि मेरा लैपटॉप थोड़ा ख़राब हो गया था, इसलिए क्वेश्चन तैयार नहीं हो पा रहा था। अब लगातार अब आप लोग को क्लास चलेगा, प्रत्येक दिन 2 क्लास चलेगा। अब आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक दिन 2 क्लास अपलोड हो जाएगा, 2 वीडियो। अब आप लोग घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और क्लास को कंटिन्यू करिए। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर दीजिए और बिल्कुल पढ़ाई आप अच्छे तरीक़ा से करिए। तो चलिए आज हम जो टेक्निकल क्वेश्चन कराने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ये 24वां क्लास होगा। साथ ही एक बात और बता दूं, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो क्या करें कि प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में एएनएम एग्ज़ाम लिखा होगा, एएनएम एग्ज़ाम, वहाँ पर आप लोग क्लिक करने के बाद सारा वीडियो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज संडे है, होगा तो टेस्ट सीरीज भी शाम तक अपलोड करेंगे। टेस्ट सीरीज भी आप लोग देखिएगा, जिसमें आप लोग को टेक्निकल क्वेश्चन प्लस नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को हम मिला करके लाएंगे, तो बिल्कुल देखिएगा। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हम बता दो कि टेक्निकल क्वेश्चन जो आप लोग को 20 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक रहेगा 2 नंबर के, यानी कि टोटल 40 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोग को एएनएम एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही एक बात और बता दूं कि अब आप लोग को पैरामेडिकल का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके संपर्क में हो, पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई किया हो, वो पैरामेडिकल का तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपके संपर्क में हो उनको बोल दीजिएगा, वीडियो शेयर करके बता दीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पैरामेडिकल का तैयारी भी यहीं सब आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज की क्लास बताते हैं, जो कि बीबीआई क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि स्कर्वी से ग्रसित रोगों को अधिक विटामिन सी युक्त आहार देना किसका उदाहरण है। यानी कि कोई भी व्यक्ति स्कर्वी रोग से ग्रसित है तो उसको अगर अधिक विटामिन सी देने पर वो किसका उदाहरण इनमें से होगा। ऑप्शन देख लीजिए, खाद्य पदार्थों के कैप्सिटीकरण का, खाद्य अपमिश्रण का, या फिर खाद्य संयोजी का, या आहार चिकित्सा का। किसका उदाहरण है स्कर्वी ग्रसित रोगों का अधिक विटामिन युक्त आहार देने का। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आहार चिकित्सा का है। किसका है? आहार चिकित्सा का। ये विटामिन सी का जो एक एग्जाम्पल बता रहा है वो किसका है? आहार चिकित्सा का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ इस क्वेश्चन में कि विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो खोज किया था वो सेंजर्ट गियोर्जी किया था। सेंजर्ट गियोर्जी, याद रखिएगा, सेंजर्ट, ठीक है, सेंजर्ट गियोर्जी किए थे विटामिन सी का आविष्कार। कितने ईस्वी में किया था? तो 1928 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1928 ईस्वी में विटामिन सी का खोज हुआ था सेंजर्ट गियोर्जी के द्वारा। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। पूछेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील, तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। अब बात करते हैं कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत का बात करें तो नींबू में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आम, उसके बाद आंवला, यानी कि जो भी खट्टे हैं पदार्थ होते हैं मूलतः उसी में विटामिन सी पाए जाते हैं। विटामिन सी का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था आप लोग को गियोर्जी, सेंजर्ट गियोर्जी 1928 में। चलिए अब आप लोग को अगला चीज़ बताते हैं। ये 4 यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है। रक्त का जो समूह होते हैं उन समूहों में से इनमें कौन सा ऐसा रक्त समूह जो सार्वत्रिक ग्राही, सभी सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है, पहला रक्त समूह है ए बी, दूसरा ओ, तीसरा ए और चौथा बी। तो कौन सा रक्त समूह है जो सर्वात्रिक रक्तग्राही कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बी जो रक्त का जो समूह होते हैं वो समूह ए बी जो कि सभी रक्तों के सर्वात्रिक ग्राही होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
निम्न में से मानव रक्त में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ क्या है? कह रहा है इन चारों में से निम्न में से कौन से मानव रक्त में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ है? कौन सा पोषक पदार्थ है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला है श्वेत रुधिर कणिका, तीसरा है क्रिएटिनिन, चौथा है यूरिया और पांचवा है चौथा है ग्लूकोज। तो कौन सा मानव रक्त में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ क्या है इसमें से? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। मानव रक्त में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर पीयूष ग्रंथि, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर पीयूष ग्रंथि स्रावित थायराइड उद्दीपक हार्मोन के कार्यों में शामिल है। अग्र पीयूष ग्रंथि कह रहा है कि इनमें से कौन सा अग्र पीयूष ग्रंथि थायराइड उद्दीपक हार्मोन के कार्यों में शामिल है? ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा अग्र पीयूष ग्रंथि है जो थायराइड उद्दीपक हार्मोन में कार्य में शामिल है। ऑप्शन यह है कि यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यह महिलाओं में दूध के उत्पादन को प्रेरित करता है, शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है, या फिर मादा में ओवेरियन पुत्तिकाओं के परिपक्वन में सहायक है। कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि जो होता है थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस के किस तंत्र से संबंधित बीमारी है? करके अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस जो है किस तंत्र संबंधित बीमारी है? इनमें से कौन से तंत्र से संबंधित बीमारी है? कौन? तो अस्थमा। कौन? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस किस तंत्र के बीमारी हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या फिर जनन तंत्र। तो अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस जो है वो किस तंत्र की बीमारी है? तो वो है आप लोग को श्वसन तंत्र के। किस तंत्र के? श्वसन तंत्र के। ऑप्शन बी याद रखिएगा, श्वसन तंत्र के बीमारी है अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस विटामिन का नाम क्या है जो खनिज के अवशोषण को समवृद्धि करता है? कौन सा विटामिन है जो खनिज के अवशोषण को समवृद्धि करता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, फिर विटामिन डी या फिर विटामिन ए। कौन सा विटामिन है जो खनिज के अवशोषण को क्या करता है? वृद्धि करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर विटामिन डी यानी कि ऑप्शन सी देख लीजिए, विटामिन डी जो है खनिज अवशोषण के समृद्धि को क्या करता है? यहाँ पर उसको वृद्धि करता है, समृद्धि करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डीएनए पर किस विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में शामिल है? डीएनए पर किस विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में सम्मिलित हैं? ऑप्शन एक, केवल पिरामिडिन डायमर का निर्माण, केवल प्यूरिन क्षारकों का निष्कासन, केवल रज्जु या क्रॉस बंधन में, या फिर इनमें से सभी। कौन है जो डीएनए पर क्या है इनमें से जो डीएनए पर विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में सम्मिलित हैं? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी देख लीजिए, इनमें से सभी। यानी कि डीएनए पर जो विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में जो सम्मिलित होते हैं वो इनमें से सभी है। यानी कि पिरामिडिन डायमर के निर्माण में भी, प्यूरिन क्षारकों के निष्कासन में भी और रज्जु का क्रॉस बंधन में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए कहाँ से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है? जीवन के जो होता है उनके सभी प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए क्या है? शोषण और उत्सर्जन, ऑप्शन बी पोषण और शोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन और पाचन, और ऑप्शन डी पोषण और उत्सर्जन। तो जीवन की जो सभी प्रक्रिया होता है उसके लिए जो ऊर्जा प्राप्त होता है वह कहाँ से होता है? तो पोषण और शोषण से होता है। कहाँ से होता है? पोषण और शोषण से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, पोषण और शोषण, जहाँ से जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निषेचन के बाद बीजकरण कहाँ विकसित होता है? निषेचन जो होता है उसके बाद बीजीकरण कहाँ विकसित होता है? ऑप्शन देख लीजिए, बीजांड में, कैलाजा में, अध्यावरण में
या फिर बीजांडाकाय में। तो निषेचन के बाद बीजाकरण कहाँ निश्चित होता है? तो निषेचन के बाद जो होता है अध्यावरण इसमें विकसित होता है, यानी कि ऑप्शन सी याद रखेंगे। निषेचन के बाद बीजाकरण अध्यावरण में क्या होता है? विकसित होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन वेस्ट, ठीक है, प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होना मुख्यतः इनमें से किसका लक्षण है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होना मुख्यतः इनमें से क्या है? ठीक है, तो प्रोटीन वेस्ट जो अमोनिया के यूरिया में परिवर्तित होता है, ऑप्शन क्या है? किडनी, फेफड़ा, यकृत या आंत। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यकृत। प्रोटीन वेस्ट जो है अमोनिया के यूरिया में जो परिवर्तित होते हैं वो होते हैं यकृत में। किसमें? यकृत में। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है वह कौन ऐसा रोग है जो वायरस के द्वारा होता है, वायरस के कारण होता है? ऑप्शन है पहला हैजा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस या फिर मलेरिया। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सा रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। ऑप्शन सी जो है हेपेटाइटिस, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान जो होता है, जैसे कि 7 से अगर कम पीएच मान है तो क्या होता है? अम्ल होता है। पीएच मान 7 से कम जो रहता है, 7 से अगर कम किसी का पीएच मान है तो वह किस में आता है? अम्ल में। ठीक है, अम्ल में। अगर 7 से अधिक है, 7 से अगर अधिक पीएच मान है तो क्या होता है? तो क्षार हो जाता है। अगर 7 रहता है तो उदासीन होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है रक्त का पीएच मान। तो ऑप्शन ये है 4.5 से 4.6, 6.4 से 6.5, 7.3 से 7.4, 8.2 से 8.3। तो सामान्य रक्त का जो पीएच मान होता है व्यक्ति में, मानव में, वो होता है आप लोग को 7.35 से 7.45, यानी कि 7.35 से लेकर के 7.45 तक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच वैल्यू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? C2H5OH, पायरुविक अम्ल, CO2 या फिर ग्लूकोज। तो बताइए राइट आंसर। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पर जो बी है, ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है? पायरुविक अम्ल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक अम्ल होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? जितने भी जंतु वर्ग हैं सबको किसी न किसी वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं। तो डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं? ऑप्शन ए मत्स्य वर्ग, ऑप्शन बी उभयचर वर्ग, ऑप्शन सी सरीसृप वर्ग या ऑप्शन डी लाइपेज। तो डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि डॉल्फिन को क्या होता है, सॉरी यहाँ पर लाइपेज नहीं होगा, स्तनी लिख लीजिएगा। क्या? स्तनी। ठीक है, स्तनी। यहाँ पर राइट आंसर नहीं लिखा पाया है। डॉल्फिन को स्तनी वर्ग में यहाँ पर वर्गीकृत किए जाते हैं। किसमें? डॉल्फिन को जो है स्तनी वर्ग में, किसमें? स्तनी वर्ग में यहाँ पर इसको वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा, स्तनी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? इनमें से कौन सा वसा का पाचक है जो कि एक एंजाइम है? पहला एमाइलिप्सन, पेप्सिन, एरिप्सन या लाइपेज। कौन हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या है इसमें से? तो लाइपेज का, सॉरी वसा का जो पाचक एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज में। कहाँ पे? लाइपेज में, लाइपेज। ऑप्शन डी याद रखिएगा, वसा पाचक एंजाइम है लाइपेज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें मायोसिन पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, मायोसिन किसमें पाई जाती है बताना है। बाल में, दूध में, एरेप्सिन में या फिर लाइपेज में, किसमें मायोसिन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 76 का सी, एरेप्सिन में। एरेप्सिन जो होता है ना,
मायोसिन पाया जाता है एरोप्सिन में। किसमें? एरोप्सिन में। अब हम कुछ बात करते हैं इसमें से, जैसे कि बाल में जो है कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन। याद रखिएगा, बाल में कैरोटीन पाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बाल में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। या कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? तो बाल में। उसी तरह से अगर बात करते हैं तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और केसिन की बात करें तो दूध में क्या पाया जाता है? केसिन। याद रखिएगा, केसिन। क्या पाया जाता है? केसिन। दूध में केसिन पाया जाता है, लाइपेज में मायोसिन पाया जाता है, और बाल में जो है कैरोटीन पाया जाता है। इस तरह से इनको याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी एरोप्सिन। ऑप्शन सी याद रखिएगा, एरोप्सिन। मायोसिन जो पाया जाता है कहाँ पे? एरोप्सिन में। राइट आंसर आपको यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज? तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो फ्रक्टोज है। कौन सा है? फ्रक्टोज। ऑप्शन डी याद रखिएगा, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाली कीटों की वृद्धि दर सबसे अधिक होता है, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कितना होता है? कीटों को वृद्धि करने का सबसे अधिक दर कितना होता है बताना है इस चार ऑप्शन में। 5 से 10 डिग्री, 15 से 20, 30 से 32 डिग्री या फिर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो खाद्यान्नों का जो ग्रस्त करने वाले कीट होते हैं उनमें सबसे अधिक वृद्धि दर कितना होता है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 से 32 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो कीटों की वृद्धि दर को सबसे अधिक होता है। ठीक है, खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाली कीटों की जो वृद्धि की सबसे अधिक दर जो होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी। अब कह रहा है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का चार ऑप्शन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र यहाँ पर बताना है। तो सिंपली सी बात है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। NH2CONH2 याद रखिएगा, NH2CONH2 यहाँ पर यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। सोमेट्रोट्राफिक हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? सोमेट्रोट्राफिक हार्मोन कहाँ पर स्रावित होता है? इनमें से बताना है कहाँ पर स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि में, पिट्यूटरी में या फिर एड्रिनल में या फिर आग्नाशय में? तो सोमेट्रोट्रोफिक हार्मोन जो है वह जो स्रावित होता है कहाँ पे? तो पिट्यूटरी ग्रंथि में। कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्रंथि में। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि में सोमेट्रोट्राफिक हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए टेक्निकल, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, क्लास कंटिन्यू करते रहिए, तैयारी करते रहिए। PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। अब आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर तैयारी करिए। अब आप लोग अच्छा से तैयारी करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।